जब आपातकाल इस देश पर थोपा जाता है तो उस पे पहला मीसा उसी शख्सियत पर लगता है। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनको हम लोग पढ़कर सीखते रहे, राम बहादुर राय जी। आपातकाल पर कुछ चाहते हैं कि आप दर्शकों को बता सकें। 25 जून ही संविधान की हत्या का दिवस है। कम लोगों को ये बात मालूम है कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब के साथ भी इंदिरा गांधी ने धोखा दिया था। एक पूरा अभियान सा चल रहा है कि जेपी ने जिस तरीके की अराजकता की स्थिति ला दी थी, बहुगुणा ने जेपी आंदोलन को उत्तर प्रदेश में उसकी चिंगारी पैदा होने से भी रोक दिया था। 2025 में लगातार कहा जा रहा है कि एक घोषित इमरजेंसी है, प्रधानमंत्री मोदी को ही इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है। ये यहाँ नहीं चल रहा है। लंदन में बैठे हुए 2-3 पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने पर्चा लिखा है, वो पर्चा मेरे पास है। कहीं से ढूंढ कर लाओ वह दिमाग जो खुशामद आदतन नहीं करता। फिराक साहब का ये शेर बहुत पहले पढ़ा था और इसी के साथ एक लाइन और पढ़ी थी कि हमें सलीका नहीं है गलत बयानी का, हमारे मुंह में हमारी जुबान रहने दो। कोई भी युग हो, कोई भी जगह हो, कोई भी वक्त हो, लेकिन वहाँ पर सत्य बोलना है, जमकर बोलना है, भूमिका चाहे कोई भी हो। एक ऐसी शख्सियत जब आपातकाल इस देश पर थोपा जाता है तो उस पे पहला मीसा उसी शख्सियत पर लगता है। क्या कहूं, एक्टिविस्ट कहूं, लीडर कहूं, पत्रकार कहूं, हर भूमिका में जहां पर भी वो रहे उसमें ना सिर्फ लकीर एक बड़ी खींची बल्कि एक छाप ऐसी रही जो सिर्फ दस्तावेजी नहीं रही बल्कि समाज जीवन में ये बताती रही कि कोई भी भूमिका कैसे निभाई जाती है। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनको हम लोग पढ़कर सीखते रहे, उनके साथ ये पॉडकास्ट विद राजकिशोर करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, लेकिन उनसे क्षमा के साथ उनको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपके सामने। राम बहादुर राय जी, प्रणाम सर। सर, अभी 50 वर्ष हुए हैं आपातकाल के और तमाम और मुद्दों पर भी बात करूंगा क्योंकि आपने वो युग भी देखे हैं भारतीय जनता पार्टी में जब अटल अडवाणी जी का युग था, मोदी शाह युग भी देखा है और राजनीति के तमाम युगों को आपने न सिर्फ जिया है बल्कि उसको रिपोर्ट भी किया है। उस पर तमाम आपके जो विश्लेषण हम लोग को रोशनी दिखाते रहे और ये समझाते रहे कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन फिलहाल मैं इस पे आपातकाल पर आता हूँ क्योंकि उसके साथ में एक डिबेट नई शुरू कर दी है दत्तात्रेय होसबोले जी ने, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह हैं। उन्होंने जो आपातकाल में 2 शब्द सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ये 2 शब्द जो उसमें डाले गए थे, उसको लेकर उन्होंने एक अलग तरीके से चर्चा करने की बात की है। तो उस पर और आपातकाल पर कुछ हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बता सकें। इमरजेंसी के बारे में मेरा एक तो स्वयं का अनुभव है और जब मैं 79 में पत्रकारिता में आया तो तब से इमरजेंसी पर कोई नई किताब आती है, नया तथ्य आता है तो उसको पढ़ करके समझने की कोशिश भी करता हूँ। इसीलिए इमरजेंसी को जो 50 साल पर हम याद कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाऊं कि ये तीसरा पड़ाव है इमरजेंसी को याद करने का। पहली बार जब 25 साल हुआ इमरजेंसी के 2000 में, तब वाजपेयी जी की सरकार थी और उस समय के अखबार पत्र पत्रिकाएं अगर आप देखें तो इमरजेंसी पर विशेष अंक निकालने की होड़ सी लगी थी। मुझे याद है कि एक अंक हम लोगों ने जनसत्ता में निकाला था, प्रभास जी ने लिखा था, निर्मल वर्मा ने लिखा था और लोगों ने लिखा था। निर्मल वर्मा ने जो लिखा था वो आपको मालूम भी होगा कि निर्मल वर्मा ने एक छोटा उपन्यास भी लिखा, रात का रिपोर्टर जी। तो रात के रिपोर्टर में जो बिंब है वही उन्होंने अपने जनसत्ता के आलेख में भी लिखा। मैंने उसको सुरक्षित रखा हुआ है। बहुत सारी कतरनों को सुरक्षित रखने का हमारा स्वभाव भी है।
दूसरी बार इमरजेंसी को फिर से याद किया गया जब उसका 40 साल हुआ। और 40 साल यानी 2015 में, तो 2015 में इमरजेंसी को याद करने का एक बड़ा कारण ये था कि लाल कृष्ण आडवाणी उस समय शाह कमीशन की रिपोर्ट खोज रहे थे और वो पढ़ना चाहते थे। खोजा गया कि शाह कमीशन की रिपोर्ट कहाँ है, मिलेगी, तो पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में नहीं थी, भारत के किसी लाइब्रेरी में नहीं थी। और तब जो है वो ईरा सेजियन तमिलनाडु में, चेन्नई में थे। उनको ये बात मालूम हुई कि आडवाणी जी को शाह कमीशन की रिपोर्ट नहीं मिल रही है। बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन उनको ये याद था कि उनकी लाइब्रेरी में शाह कमीशन की रिपोर्ट है। तो कई दिन तक खोज खाज करके और अंततः जब वो मिल गई तो उन्होंने आडवाणी जी को फ़ोन किया, बताया कि रिपोर्ट है और मैं आपको भेज रहा हूँ। उन्होंने भेजा। उनके भेजने के बाद फिर शाह कमीशन की रिपोर्ट लोगों ने छापी भी। अब वो डिजिटल उपलब्ध है, तीन वॉल्यूम में है। तो ये दूसरी बार 2015 में यानी 40 साल होने पर लोगों ने याद किया, और ये 50 साल है। अब इस 50 साल के इमरजेंसी को याद करने से 2-3 बातें और हुई हैं। पहली बात तो ये हुई है कि इमरजेंसी के बारे में पिछले 50 साल से एक दुविधा या भ्रम जैसा था कि हम 25 जून को इमरजेंसी का दिन माने या 26 जून को माने। ये दुविधा इसलिए होती थी और आज भी कुछ हद तक कुछ लोगों में होगी। हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसका निवारण कर दिया है। पिछले साल जो है वो 24 जुलाई में एक अधिसूचना जारी हुई, और उस अधिसूचना से ये मालूम हुआ कि, या एक तरह से कहा जाए वो अब पक्की बात हो गई कि 25 जून ही संविधान की हत्या का दिवस है। ये तो हम जानते थे कि 11:45 पर फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने उस पर हस्ताक्षर किया। कम लोगों को ये बात मालूम है कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब के साथ भी इंदिरा गांधी ने धोखा दिया था। इंदिरा गांधी ने जो पहली चिट्ठी धवन के हाथ भिजवाई, उस चिट्ठी को फखरुद्दीन अली अहमद ने पढ़ने के बाद दस्तखत नहीं किया। प्रधानमंत्री को फ़ोन मिलाया, बात की और कहा कि इस पर मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। उसका कारण ये था कि वो चिट्ठी जिस तरह से ड्राफ्ट की गई थी, उस चिट्ठी पर वो दस्तखत करते तो इंदिरा गांधी की सरकार ये कहती कि इमरजेंसी लगाने की सलाह फखरुद्दीन अली अहमद साहब की है, हमारी नहीं है। ओनस भी उन्हीं पे चला जाता। हाँ, वो उसकी भाषा उस तरह से थी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो दूसरा भी था, लेकिन दूसरे की भाषा इस तरह की थी मानो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सलाह दे रही हैं, इसलिए आप इमरजेंसी के इस पर दस्तखत कर दीजिए। उसमें भी ये नहीं था कि मंत्रिमंडल की सलाह है, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक 26 को हुई। तो एक भ्रम ये था कि हम 25 जून को इमरजेंसी माने या 26 जून की सुबह का माने, जब इंदिरा गांधी ने घोषणा की रेडियो पर। वो भ्रम दूर हो गया कि 25 जून को ही मानना चाहिए। बाकी चीज़ें प्रक्रियाओं की खाना पूर्ति थी। दूसरी बात जो इस बार 50 की इमरजेंसी के सिलसिले में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ये इमरजेंसी के बारे में जितनी किताबें छपी हैं, चाहे वो बिपिन चंद्रा की हो या अभी इंदिरा गांधी पर जो नई किताब आई है राघवन की,
वो हो, और भी किताबें आ रही हैं। जो हमारे यहाँ के इतिहासकार हैं वो, मुझे दूसरा कोई शब्द ढूंढ मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वो ईमानदारी नहीं बरत रहा है। जैसे 2003 में बिपिन चंद्रा की किताब आई, इंदिरा गांधी, डेमोक्रेसी और इमरजेंसी। जब वो किताब लिख रहे थे बिपिन चंद्रा, तो मेरी कई बार उनसे बातचीत हुई। हम लोग कई यात्राओं में भी साथ थे। उन दिनों हम लोग नामवर सिंह के 75वां मना रहे थे, तो मुझे याद है कि भोपाल में हम लोग साथ साथ थे, और बिपिन चंद्रा ने मुझसे कहा कि इमरजेंसी वाले सिलसिले में हम आपसे बात भी करना चाहते हैं। हमने बात हुई भी। लेकिन बिपिन चंद्रा से शुरू करके और आज तक के जो भी इतिहासकार हैं, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इमरजेंसी के दो गुनाहगार हैं, एक इंदिरा गांधी और दूसरे जेपी। हाँ, ये लगातार अभी चल रहा है। और ये लगातार तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके भारत की जनता को गुमराह करने की, भारत की जनता को गलत तथ्य बताने की, गलत इतिहास बताने की कोशिश लगातार चल रही है। तो ये जो 50वां है वो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि क्या वास्तव में जेपी भी उतने ही दोषी हैं जितने कि इंदिरा गांधी हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो मैं ये कहूँगा कि जो 50 साल बाद इमरजेंसी को हम जब याद कर रहे हैं, तो उसमें से कम 3 बातें बहुत साफ साफ निकल करके आ रही हैं। नंबर 1 ये आ रही है कि अब तक इमरजेंसी के बारे में जो कुछ भी लिखा पढ़ा गया है, उसमें ज़्यादातर सुनी सुनाई बातों पर है या मनगढ़ंत बातों पर है। 50 साल बाद इमरजेंसी के बारे में अब दस्तावेजी प्रमाण है। अगर कोई जानना चाहे तो नेशनल आर्काइव में जा करके देख सकता है। 1500 फाइलें इमरजेंसी से संबंधित हैं, नेशनल आर्काइव में उपलब्ध हैं। कोई ये जा करके देख सकता है कि इंदिरा गांधी ने किस तरह से फखरुद्दीन अली अहमद से स्वयं धोखाधड़ी की। कोई ये देख सकता है कि जा करके कि ये जो 12 जून से 25 जून की अवधि है, समय है, वो समय ऐसा है जिसकी ठीक से अब बाकायदे गवाहियों से उसकी जांच हुई है। इंदिरा गांधी जब 1980 में वापस आई तो उन्होंने, जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा कि शाह आयोग की रिपोर्ट गायब हो गई थी, नहीं मिल रही थी कहीं पर, और जब आडवाणी जी ने खोजवाया तो मालूम पड़ा कि केवल ऑस्ट्रेलिया की एक लाइब्रेरी में उपलब्ध है। लेकिन से सारे दस्तावेजी साक्ष्य ही मिटाए जा चुके थे। तो आज ये कहा जा सकता है, भरोसे से कहा जा सकता है, प्रमाण सहित कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी ने 1980 में आने के बाद इमरजेंसी से संबंधित जो प्रामाणिक दस्तावेज थे, जैसे शाह आयोग की जांच रिपोर्ट, उसको प्रकाशन विभाग से मंगवा करके जलवा दिया गया। इसलिए 2015 में जब खोजा जाने लगा तो हमारे यहाँ जितनी महत्वपूर्ण रेफरेंस रिसर्च के सेंटर्स हैं वहाँ वो नहीं थी। आज है, आज वो डिजिटल भी उपलब्ध है। अब शाह आयोग पर मैं आता हूँ, क्योंकि शाह आयोग के 3 रिपोर्ट। शाह आयोग के अध्यक्ष थे जेसी शाह। जेसी शाह के बारे में अगर आप मालूम करेंगे तो पाएंगे कि उस समय की सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस थे, यानी जब आयोग के अध्यक्ष हुए उससे पहले की बात है।
जब वो आयोग के अध्यक्ष बनाए गए तब वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनकी जो प्रतिष्ठा थी, सामाजिक प्रतिष्ठा थी, न्याय जगत में जो प्रतिष्ठा थी, वो एक निष्पक्ष और निडर जज की थी। जेसी शाह ने को जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया गया था, जो जांच का दायरा उनका था, वो मुख्यतः यह था कि इमरजेंसी के दौरान जो ज्यादतियाँ हुई है उसकी उनको जांच करनी है। मैं जस्टिस जेसी शाह को नमन करता हूं आज, इसलिए नमन करता हूं क्योंकि उस व्यक्ति ने ज्यादतियों के स्रोत की पहले जांच की। अच्छा, और सुनी नहीं बिल्कुल। ज्यादतियों का स्रोत कहाँ था ये उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया है। और 12 जून वह दिन है जब इंदिरा गांधी को 3 तरफ से चोटें पहुंची, मर्मांतक चोटें थी। यह एक मनुष्य के नाते मेरी सहानुभूति है इंदिरा गांधी के साथ कि सुबह 6 बजे डीपी धर की मृत्यु हो जाती है, जो उनके दाहिने बाएं हाथ होते थे, उनके सलाहकार भी होते थे। इसी पंत हॉस्पिटल में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, एडमिट थे वैसे पहले। 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में हम आपसे बात करेंगे बाद में। फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि तीसरी जो इंदिरा गांधी को निजी चोट थी, राजनीतिक चोट थी, वो गुजरात विधानसभा का चुनाव हारना था। निजी और राजनीतिक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि गुजरात विधानसभा का चुनाव इंदिरा गांधी ने खुद अपने कंधों पर ले लिया था। और बिशन टंडन की डायरी अगर देखें आप प्रधानमंत्री कार्यालय से, तो उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के गुजरात के दौरों के बारे में वो टिप्पणी करते हैं। और एक दिन तो वो ये भी कहते हैं, संभवतः ये 2 जून या 4 जून की बात होगी, 4 जून 1975 की बात होगी, जब इंदिरा गांधी गुजरात के दौरे कर रही हैं और लगातार अपनी सभाओं में झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। तो बिशन टंडन ने गिनती की है कि आज इंदिरा गांधी ने इतने झूठ बोले, तथ्य ये है, झूठ ये है, फैक्ट चेक उस समय का। तो और फिर जब रिजल्ट 12 को विपरीत आया, कांग्रेस वहाँ चुनाव हार गई, तो बिशन टंडन ने भी इस बात का खुलासा किया है कि गुजरात का चुनाव इंदिरा गांधी खुद लड़ रही थी, यानी उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। तो इस तरह से वो 3 तरह की उनको चोट 12 जून को मिली। लेकिन उसमें सबसे जो प्रमुख थी, जिसके कारण उनको के राजनीतिक भविष्य पर बहुत गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। अभी उस फैसले पर हम बात नहीं करेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि 12 जून से शुरुआत होती है। शाह आयोग ने 12 जून से 25 जून के बीच जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं की उन्होंने रोज़ रोज़ की जांच की। और उन घटनाओं के जो कर्ता धर्ता थे, उसमें इंदिरा गांधी भी थी, उनके मंत्री भी थे, सिद्धार्थ शंकर रे भी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के किशन चंद्र थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सेक्रेटरी नवीन चावला भी थे, उस समय के लॉ सेक्रेटरी और अमिताभ कांत के पिताजी रजनीकांत भी थे। सबकी उन्होंने गवाही ली, केवल इंदिरा गांधी ने गवाही देने से मना कर दिया। उसी तरह से बंसीलाल ने गवाही देने से मना कर दिया और धवन ने भी मना कर दिया। 3 की गवाही नहीं हुई है, बाकी सबकी गवाही हुई है। और उन 12 से 25 जून की जो उन्होंने गवाहियाँ ली हैं, उसको अगर कोई पढ़े तो ये पाएगा कि इमरजेंसी के लिए कोई एकमात्र अगर गुनहगार है
इतिहास की नज़र में, समाज की नज़र में, और उन लोगों की नज़र में जो इमरजेंसी में जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जिनका परिवार बर्बाद हो गया, तो वो इंदिरा गांधी। कैसे, ये मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। पहली बात यह है कि 12 जून के फैसले के बारे में इंदिरा गांधी को आशंका थी कि वो फैसला उनके खिलाफ आ रहा। इसके दो प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ। पहला प्रमाण है जो इंदिरा गांधी की जीवनी में ही पुपुल जयकर ने लिखा है। आपको याद होगा पुपुल जयकर उनकी दोस्त थी, और इंदिरा गांधी की सलाह पर ही संभवतः मैक्सिको में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हो रहा था, जिसके प्रबंध में पुपुल जयकर जा रही थी। तो जाने से पहले वो इंदिरा गांधी से मिली, और जाते जाते चलते उस दिन जो लंबी बात हुई, उसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा कि तुमको भी आना है, उसको इनाग्रेट करना है। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि पुपुल देखो, मई में क्या होता है, नहीं, इलाहाबाद फैसले में क्या होता है, वो मई में होने वाला था कुछ शायद। तो आशंका थी उनको इस बात की कि तो पुपुल जयकर को ख्याल भी नहीं था कि मुकदमा चल रहा है, तो रुक गई वो। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद का क्या है, तो बताया उनको उन्होंने कि देखो वो वहाँ हमारे चुनाव को चुनौती दी गई है, और वो जज जिस तरह से बिहेव कर रहा है, उसे लग रहा है कि फैसला हमारे खिलाफ आ सकता है। दूसरा, आपको भी शायद याद होगा, एक JN रे होते थे, जो अब नहीं हैं, IB के अफसर होते थे, और उन दिनों वो सीनियर अफसर होते थे, इलाहाबाद के ही थे JN रे। JN रे को भारत सरकार ने भेजा था इलाहाबाद में, और JN रे ने 8-10 दिन घूम घाम करके, और इलाहाबाद के थे इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि जगमोहन लाल सिन्हा को हम किसी भी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या फैसला देंगे। खुद जगमोहन लाल सिन्हा ने बताया है कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के जजों को बार बार भेजा जा रहा था, और कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी आपको बर्बाद कर सकती हैं। धमकाया जा रहा था जज को। उनको धमकाया जा रहा था। फिर भी उन्होंने जो फैसला दिया वो उसका आधार सब लोगों को मालूम है, और वो फैसले में मुख्य आधार तो यह है कि यशपाल कपूर सरकारी सेवा में रहते हुए चुनाव प्रचार का जिम्मा उन्होंने संभाल लिया था। अभी मैं एक बात और बताता हूँ आपको। 2-3 दिन पहले मैंने एक अपने साथी को रायबरेली भेजा। 71 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने राजनारायण को कोई दफ्तर न मिले इसकी भी कोशिश की थी। अच्छा, रायबरेली के अंदर पूरे? हाँ। लेकिन जगन्नाथ सिंह जो अभी जीवित हैं, 94 साल के हैं, जगन्नाथ सिंह ने अपनी पूरी जो कोठी है और हवेली है वो जा करके राजनारायण को कहा कि आकर के यहाँ अपना दफ्तर संभालिए। उस समय का जो कलेक्टर था, उस कलेक्टर ने जब दबाव बनाना शुरू किया तो उसको एक थप्पड़ मारा भी उन्होंने, जगन्नाथ सिंह। हाँ, और राजनारायण ने जहाँ दफ्तर बनाया था उसको उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ आज भी। यानी समाज में ऐसे लोग, साहसी लोग थे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव लड़ने में सहयोग करते थे। इंदिरा गांधी में तानाशाही के लक्षण जन्मजात थे, क्योंकि वो पैदाइशी असुरक्षित महिला थी। तो 12 जून का फैसला कैसा आएगा इसकी उनको एक आशंका थी। और इसीलिए 10 जून को ही पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर रे को दिल्ली बुला लिया गया था।
लगातार वो दिल्ली में ही रह रहे थे, कभी कभार वो जाते थे। 10 जून से एक सफदरजंग रोड के पास जो चौराहा है उसको गोल मेथी चौक कहा जाता था उस समय। गोल मेथी चौक पर हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से बसें भर भर करके लाई जाती थी और इंदिरा गांधी की के पक्ष में जनसमर्थन है ये दिखाने के लिए। उस जन समर्थन से भी जज को डराने की कोशिश हो रही थी 2 दिन पहले से। फिर भी जब फैसला आ गया तो 12 जून से फैसला आने के बाद 2 बातें हुई। पहली बात ये हुई कि प्रधानमंत्री का जो निवास था वो राजनीतिक और सरकारी गतिविधियों का एकमात्र केंद्र हो गया। प्रधानमंत्री का जो कार्यालय था वो वीरान हो गया। सब कुछ घर से प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने दफ्तर जरूर बैठते थे, लेकिन प्रधानमंत्री दफ्तर नहीं जाती थी, इसलिए बार बार वो उनको एक सफदरजंग रोड आना पड़ता था। उनके जो सेशन थे, एनके सेशन शायद नाम था, वो स्पेशल सेक्रेटरी, वो भी वहीं आते थे। HY शारदा प्रसाद जो उनके प्रेस एडवाइज़र थे, उनको वहाँ आना पड़ता था। इस तरह से, और वहाँ एक संजय गांधी का भरोसेमंद पुलिस अफसर बैठकर किनको किनको गिरफ्तार किया जाना है उसकी लिस्ट बना रहा था। जे बेंगल राव जो आंध्र प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री थे, देवराज अरस कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, बार बार उनको बुलाया जा रहा। जे बेंगल राव ने गवाही दी है शाह कमीशन के आगे और जे बेंगल राव ने ये गवाही दी है कि 25 जून को जो गिरफ्तारियां हुई उन गिरफ्तारियों की लिस्ट तो 20 जून को ही बन गई थी। अच्छा। अगर अब ये शाह कमीशन में जो गवाहियां हैं उसका सार यह है कि इंदिरा गांधी ने 12 जून के बाद प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ना है इसका निर्णय कर लिया था। कैसे उस पद पर बने रहें इसकी तिकड़में तैयार की जा रही थी, उसका जाल रचा जा रहा था। और उसी दौरान जेपी ने जो सभा की 25 जून को, मैं उस पर बाद में आता हूँ। मैं आपको एक और बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो सेमिनार मैगजीन जो रमेश थापर और राज थापर निकालते थे, तो राज थापर ने एक अपना मेमोयर लिखा है। अच्छा। उस मेमोयर का शीर्षक है ऑल दीज ईयर्स। और वो मेमोयर 1997 में छपा। वो तो बहुत पहले चली गई थी। राज थापर के मेमोयर को जब छपा तो मुझे याद है कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष नरसिंह राव होते थे और वही प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो तिरुपति में एक अधिवेशन हुआ था। तिरुपति अधिवेशन में जाने से पहले मैंने उस किताब को खरीदा था और मैं उसको समय समय पर पढ़ता रहा हूँ। तो मेरी दिलचस्पी उस किताब को पढ़ने में दरअसल कम्युनिस्ट मूवमेंट के इनर कॉन्ट्राडिक्शंस को समझने के लिए मैं पढ़ता था। कुछ महीनों पहले मैंने उसको दूसरे ढंग से पढ़ा और उस हिस्से को पढ़ा जिसका संबंध इमरजेंसी से। 2 चैप्टर हैं उसमें, 2-3 चैप्टर हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना राज थापर के मेमोयर में,
महत्वपूर्ण सूचना ये है कि 12 जून को राज थापर और रोमेश थापर कनॉट प्लेस के मल्होत्रा बिल्डिंग में सेमिनार ऑफिस जा रहे हैं। 10 साढ़े 10 बजा है। जब वहाँ पहुँचे तो उनके किसी दफ्तर के सहायक ने बताया कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई है, मुकदमा हार गई है। तो इन दोनों को विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, विश्वास न होने का कारण भी था। 12 मई 1975 को अटल बिहारी वाजपेयी जी रांची में थे। उनसे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने पूछा कि इलाहाबाद में के मुकदमे में क्या फैसला होगा। तो उन्होंने अपने शैली में जवाब दिया कि कौन जज है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुनाएगा। तो उसी तरह से राज थापर को भी विश्वास नहीं हुआ। तो जब ये लोग दफ्तर पहुंच गए, बैठ गए, तो राज ने रोमेश को कहा कि आप जरा गिरिलाल जैन को फ़ोन करो। तो गिरिलाल जैन को उन्होंने, रमेश ने फ़ोन किया। गिरिलाल जैन ने कहा कि खबर सही है। तो दूसरी सलाह राज थापर रोमेश को दे रही हैं कि तुम इंदिरा गांधी को फ़ोन करो। आप जानते हैं कि दोनों के इंदिरा गांधी से अंतरंग संबंध थे। दोनों इंदिरा गांधी के दोस्तों में एक थे। तो और बराबरी का रिश्ता था उन लोगों का। तो रोमेश थापर ने इंदिरा गांधी के घर फ़ोन किया। फ़ोन उषा भगत ने उठाया, जैसा वही उनकी सेक्रेटरी थी। उषा भगत ने कहा कि रोमेश आप होल्ड करिए, मैं पूछ कर बताती हूँ। तो वो उन्होंने पूछा इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी ने कहा कि रोमेश को कहिए अगर आना चाहते हैं तो आएँ, परंतु मैं अलग से बात नहीं कर पाऊंगी। अच्छा। ये बात उषा ने बता दी उनको। तो और दोनों ने तय किया कि नहीं जाना है। दोनों इसलिए आना चाहते थे एक सफदरजंग, क्योंकि उनको मालूम था कि इंदिरा गांधी के चारों तरफ जो चांडाल चौकड़ी है वो उनको लोकतांत्रिक तरीके पर आगे बढ़ने के लिए या निर्णय लेने के लिए से रोकेगी। और वो खुद भी अपने विवेक का इस्तेमाल करें, पद की वासना में न जाएं, इसके लिए वो लोग मिलना चाहते थे। परंतु जब इंदिरा गांधी ने उनको कहलवा दिया कि मैं बात नहीं कर पाऊंगी, तो इन दोनों ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये महिला तय कर चुकी है कि पद नहीं छोड़ना। वो यही सलाह देने के लिए आना चाहते थे। वो लिखा भी है उसमें। और उस मेमोर में 12 जुलाई का भी एक प्रसंग है। 12 जुलाई हुआ ये कि इमरजेंसी के लगने के बाद जो सेमिनार का अंक निकला वो गांधी पर निकला। अच्छा। और गांधी के उन प्रसंगों का उसमें आर्टिकल है जो गांधी ने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ यंग इंडियन के लेख लिखते समय किया था। और 1908 में और जगह जगह जब उन पर प्रतिबंध लगे थे तो उन्होंने उसको बंद कर दिया था। उस अंक को जब वो तैयार कर रहे थे दोनों, तो ये इनके राज थापर की बहन हैं रोमिला थापर, इतिहासकार। हाँ। तो रोमिला ने वो उस अंक को पढ़ा। पढ़ने के बाद और उसके बाद उनको शायद लंदन जाना था, तो रोमिला ने कहा कि देखो ये तुम्हारा आखिरी अंक होगा। रोमिला थापर ये सब लोग जानते थे। रोमिला ने ये कहा कि ये तुम्हारा आखिरी अंक होगा, वो मेमोर में है। अब ये अंक तो निकल गया और उस अंक के निकलने के बाद सत्ता के गलियारे में बड़ी खलबली मच गई।
तो रोमेश और राज का इंदिरा गांधी से निजी संबंध होने के बावजूद सेमिनार पर सेंसर का जो भी अधिकारी था उसने नोटिस भेज दी। ये लोग दोनों घबराए कि अब मैंने बंद करना था। तो इनके दोस्त थे उस समय प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रोफेसर पृथ्वीनाथ धर, पीएन धर के नाम से। ये लोग पीएन धर को इन्होंने फ़ोन किया, तो पीएन धर ने कहा कि आप रात को हमारे घर आइए, हम लोग खाना खाएंगे, बात करेंगे और सब करेंगे। इन लोगों ने रात को साथ ही भोजन किया। पीएन धर इतने डरे हुए थे कि अपने ड्राइंग रूम में या घर के अंदर बैठ करके उन्होंने बात नहीं की। रोमेश, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हाँ, रोमेश और राज थापर से कहा कि चलो बाहर लान में टहलते हैं और बात करते हैं। और लान में टहलते हुए बात की, और पीएन धर का कोट है उसमें। पीएन धर ने कहा कि ये इस महिला की शादी क्या टूटी, ये दुनिया भर के पुरुषों के खिलाफ खड़ी है। ये उनकी टिप्पणी। यानी इमरजेंसी के लिए मैं ये मानता हूँ कि जेपी कहीं से कोई जिम्मेदार नहीं, क्योंकि 25 जून को जो जेपी के भाषण का जिस अंश को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि प्रभास जोशी जो हमारे संपादक थे, उनका एक लेख है, जो उनकी एक किताब है जिसको हम लोगों ने अभी छापा है, घंटी तो बजनी ही है। उसमें वो लेख है। उस लेख को मैंने जब वो जा रहा था तब भी देखा, अभी हमने उसका को एक अपने लेख में इस्तेमाल भी किया है। प्रभास जी उन व्यक्तियों में से हैं जो लोग जेपी के साथ गांधी पीस फाउंडेशन से रामलीला मैदान गए थे। और प्रभास जी ने लिखा है कि रामलीला मैदान से लेकर भी हम लोग जेपी को आए। रामलीला मैदान में जेपी ने जो भाषण किया, उन्होंने लिखा कि मैंने हूबहू शब्दशः नोट किया, और जो उनके जिस अंश को कहा जाता है वो अंश ये है। फिर वो कहते हैं कि ये बात तो वो कई महीने से कह रहे थे। मेरा ये कहना है कि इतिहासकारों को इमरजेंसी के बारे में नए दृष्टि से देखना चाहिए। उन्हें वे तथ्य देखने चाहिए जो शाह आयोग की जांच में है, वही प्रामाणिक तथ्य। और उन तथ्यों से ये बात साबित होती है कि इंदिरा गांधी के पास 12 जून के फैसले के बाद एक रास्ता था सुप्रीम कोर्ट जाने का। 20 जून को सुप्रीम कोर्ट में वो रिट फाइल हुई है। नानी पालकी वाला उनके वकील हैं। उसकी सुनवाई 24 जून को हुई। 24 जून को जो सुनवाई हुई, उसमें वी.आर. कृष्ण अय्यर वेकेशन जज थे, उन्होंने एक फैसला सुनाया, और उस फैसले से इंदिरा गांधी को कोई राहत नहीं मिली, बल्कि उस फैसले से इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद पर बने रहना एक गंभीर राजनीतिक मजाक हो गया। क्योंकि उस फैसले के पहले 24 जून को जो आर्गूमेंट हो रहा था, उस आर्गूमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उस आर्गूमेंट के बाद जो 2-3 घटनाएं हुई, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात आर्गूमेंट की मैं करता हूँ। आर्गूमेंट ये नानी पालकी वाला बार बार कह रहे हैं वी.आर. कृष्ण अय्यर से कि आप जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले पर अनकंडीशनल स्टे दे दीजिए।
अनकंडीशनल स्टे का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने रह सकती हैं। वी.आर. कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी को हम कंडीशनल स्टे दे रहे हैं, यानी उनकी सदस्यता तो बहाल नहीं कर रहे हैं, 6 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकती, ये भी बना रहेगा। सिर्फ उनको राहत ये दी कि आप चाहें तो लोकसभा जा सकते हैं, चाहें तो प्रधानमंत्री के नाते आप लोकसभा में उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन सदस्यता के रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। तो ये मजाक हो गया। अब इसके बाद इंदिरा गांधी के सामने जो चारा था वो चारा ये था कि पार्लियामेंट्री पार्टी, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला आएगा उससे पहले किसी को नेता चुन लीजिए। कांग्रेस में उनको किसी पर विश्वास नहीं था। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कम लोगों ने ध्यान दिया है, किसी किताब में इसका उल्लेख भी नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जब फैसला आया, फैसला 43 पेज का है और फैसले की कॉपी अभी इंदिरा गांधी को भी नहीं मिली थी, नानी पालकी वाला को भी नहीं मिली थी। उस फैसले के आने से थोड़ी देर बाद ही, कुछ मिनट बाद ही पीआईबी से एक बयान जारी हुआ। वो इंदिरा गांधी के मंत्रियों का बयान है, साइक्लो स्टाइल बयान वो तैयार रखा गया था। और ये बात जो है वो कुलदीप नैयर ने उस फैसले के बाद इंडियन एक्सप्रेस के एडिट पेज पर एक लेख लिखा जी। वो लेख दस्तावेज के रूप में अभी भी है, मेरे पास भी है जी। और उस लेख में कुलदीप नैयर लिखते हैं, और मैं ये भी कहता हूँ कि ये बात मैंने बालेश्वर अग्रवाल जी से पूछी थी, तो बालेश्वर जी ने भी इसको कंफर्म किया था। यानी फैसले से पहले ही एक बयान जारी हो रहा है और इंदिरा गांधी के मंत्रीगण ये बयान दे रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो इंदिरा गांधी के पक्ष में है और अब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने में कोई अड़चन नहीं। मतलब बिना फैसला तो पहले ही ये सारी भूमिका बांधी जा चुकी है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि इंदिरा गांधी ने मन बना लिया था कि लोकतंत्र को फांसी चढ़ानी पड़े कोई हर्ज नहीं, संविधान की हत्या करनी पड़े कोई हर्ज नहीं, जयप्रकाश नारायण जैसे बुजुर्ग नेता जो रोगी थे उनको जेल में डालना पड़े कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री पद पर रहूँगी। और इसलिए इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी के लिए उस समय जो जेपी आंदोलन चल रहा था, उन पर बहुत आरोप भाई साहब लगाए जा रहे हैं। इस समय मैं देख रहा हूँ लगातार एक पूरा अभियान सा चल रहा है कि जेपी ने जिस तरीके की अराजकता की स्थिति ला दी थी, अब वो मतलब इमरजेंसी को प्रोटेक्ट करने में, या कांग्रेस की तरफ से कहा जाए कि ये लगातार स्थापित करने की कोशिश हो रही है कि ऐसी परिस्थितियां बनाई गई कि जेपी ने ऐसा माहौल बना दिया कि और कोई चारा बचा ही नहीं था। और जज जो सिन्हा साहब हैं उनके ऊपर भी इस तरीके की टिप्पणियां की जा रही थी कि वो बाद में किस आयोग के सदस्य बने, कहाँ पर वो गए। तो इस पूरे उसको ये देखा जा रहा है। जो लोग माहौल बना रहे हैं उनको हमें याद दिलाना चाहिए कि वो शाह आयोग की ये जिस जांच की हम बात कर रहे हैं उसको वो पढ़ें। और शाह आयोग की एक रिपोर्ट में, जांच रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। शाह आयोग ने उस समय के गृह मंत्रालय से
देश भर में लॉ एंड ऑर्डर की जो हालत है, कानून व्यवस्था की जो परिस्थिति है, उसके बारे में एक रिपोर्ट मांगी और ये पूछा कि जून से पहले 3 महीनों की रिपोर्ट क्या है, और वो रिपोर्ट शाह आयोग ने अपने उसमें डाला है। और बाहर इंदिरा गांधी की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है कि अप्रैल से जून के महीनों में, जून तक पूरे देश में शांति व्यवस्था में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। अच्छा, जिस समय आंदोलन चल रहा है उस समय की बात चल रही है, अप्रैल से जून तक। हाँ। अप्रैल से जून के महीने में 2 बातें रिपोर्ट में है। नंबर 1, कानून व्यवस्था सुधरी है। नंबर 2, महंगाई घटी है। और तीसरी बात भी है कि जगह जगह जो आंदोलन हो रहे थे, उन आंदोलनों की घटनाओं में बहुत कमी आई है। और ये सही भी है। सही इसलिए कि आपको याद होगा कि जॉर्ज का एक आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज फर्नांडिस का, रेलवे का। वो आंदोलन बंद हो गया था, ख़त्म हो गया था तब तक। जेपी आंदोलन के बारे में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जेपी आंदोलन का मैं उन दिनों कार्यकर्ता था। और आप बिहार में थे भाई साहब? अब मैं बताता हूँ आपको। मैं जेपी आंदोलन में शुरू से था। 1972 से मैं पटना में था और 77 तक था। बीच में तो ये जेपी आंदोलन के बारे में उस समय जो हमारी जानकारी थी वो भी, और आज थोड़ी और जानकारी है मुझे, क्योंकि आज मुझे अब्दुल गफूर जब यहाँ लोकसभा में थे तो वो जो बातें बताते थे वो मुझे मालूम है। आपको याद होगा कि हेमवती नंदन बहुगुणा लोक दल के कार्यकारी अध्यक्ष थे। जब ये अजीत सिंह और देवीलाल का लोकदल का बंटवारा हुआ था 87 के आसपास, 86-87 में, तो बहुगुणा जी उसके अध्यक्ष थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे। उन दिनों बहुगुणा जी लोधी कॉलोनी में रहते थे और मैं भी लोधी कॉलोनी में रहता था। तो बहुगुणा जी के यहाँ मैं अक्सर जाता था और वहीं मुझे देवकांत बरुआ मिल जाते थे, वहीं मीर कासिम मिल जाते थे। तो बहुगुणा जी से मैं जेपी आंदोलन के दिनों की बहुत सारी बातें पूछता भी था। वो कभी ज़रूरत होगी तो बताएंगे। लेकिन उसका सार यह है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि बहुगुणा ने जेपी आंदोलन को उत्तर प्रदेश में उसकी चिंगारी पैदा होने से भी रोक दिया था। ऐसी कई घटनाएं, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो मैं आपको बताऊं कि बिहार आंदोलन जब तेजी पर था जिन दिनों, 6 मार्च 1975 से बिहार आंदोलन को कोशिश किया जा रहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन बन जाए। उसके लिए 6 मार्च को यहाँ पर एक इंडिया गेट पर रैली भी हुई थी, जेपी की सभा भी हुई थी, हम सब लोग उसमें थे। लेकिन कई कारणों से उसका राष्ट्रीय स्वरूप नहीं बना। उसी रैली के बाद अरुण जेटली को राष्ट्रीय छात्र संघर्ष समिति का संयोजक बनाया गया था, लेकिन वो आंदोलन का प्रसार नहीं था और आंदोलन धीरे धीरे उसकी गति मंथर हो रही थी, कमज़ोर हो रही थी, उसमें कोई दम नहीं था। तो इसलिए ये कहना कि आंदोलन ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी, ये तो वाहियात बात है।
और ये उत्तर, मैं तो ये कहूँगा कि इतिहासकारों को ये जानना चाहिए कि क्या उत्तर प्रदेश में भी बिहार आंदोलन की आंच आई थी? अगर इसी की कोई जांच करे तो उस पाएगा कि नहीं, मैंने उत्तर प्रदेश में वो आंदोलन का अंकुर भी नहीं पैदा हुआ, वो बिहार तक ही सीमित था। बिहार तक सीमित था। और वो अंकुर पैदा हो सकता था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा थे, जो आंदोलनों की उपज थे और आंदोलन को दबाने की कला उनको आती थी। मैंने बहुगुणा जी से पूछा कि बहुगुणा जी, मैंने सुना है कि जब जेपी आए तो आप भी स्टेशन पर मौजूद थे। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। कहा कि जब हमको मालूम हुआ कि जेपी आ रहे हैं और आंदोलन के लिए आ रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए आंदोलन के लोग खड़े थे, मैं भी पहुंच गया। ये लोग दूर खड़े थे, मैंने ऐसी व्यवस्था की थी कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं जेपी की बोगी आकर लगे। तो जेपी की बोगी लगी, जेपी उतर करके आए, मैंने उनको माला पहनाया और मैंने कहा कि आप हमारे राजकीय मेहमान हैं, हमारे साथ चलिए। जेपी में जो सौम्यता थी, सील था, संस्कार था, आदमियत थी, उसके कारण वो जेपी चले गए उनके पास। अब उसका मैसेज ये गया कि जेपी तो राजकीय मेहमान है। और फिर बहुगुणा जी ने मुझे एक और जानकारी दी, कहा कि मैंने उसके बाद प्रदेश भर के एसपी और कलेक्टर की एक बैठक बुलाई और मैंने उन लोगों से कहा कि देखिए, जेपी आए थे, आंदोलन की कोशिश होगी, मेरा एक ही निर्देश है और एकमात्र निर्देश कि अगर बिहार जैसा आंदोलन यहाँ खड़ा करने की कोशिश हो तो आप लोग पिट जाइए, आपके सर फट जाएं, मुझे कबूल है। शक्ति प्रदर्शन न करें। किसी छात्र को अगर एक भी लाठी लगेगी तो आपकी खैर नहीं है। और जो बहुगुणा का प्रभाव था वो आपने देखा। उत्तर प्रदेश में कोई पुलिस छात्र संघर्ष की कोई घटना नहीं हुई। तो ये जिन लोगों ने भी लिखा है या जो लोग लिख रहे हैं, कांग्रेस वाले इसको और बढ़ा रहे हैं, वो इतिहास के साथ, तथ्यों के साथ, सत्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ईमानदारी नहीं इसमें। सच ये है कि इमरजेंसी सिर्फ इसलिए लगाई गई कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर बनी रहे, और इसलिए इमरजेंसी लगा करके उन्होंने अपने को सुरक्षित रखा। फिर उसके बाद जो है वो संविधान का 38वां और 39वां संशोधन अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावित करने के लिए, अपने चुनाव को वैध ठहराने के लिए वो संशोधन किए गए। तो जेपी को बराबर दोषी ठहराने का इसको नकारते हैं, इतिहास नकारता है इसको। को तथ्य इसके साक्ष्य नहीं देते। अब इसी क्रम में वैसा, चूँकि आपातकाल को आपके जरिए समझने की कोशिश की, लेकिन जो ये एक बहस अब नहीं छिड़ी है, खासतौर से सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी के बयान के बाद में, इन दोनों शब्दों को लेकर, जो खासतौर से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये इन दोनों शब्दों को आज की तारीख में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कांग्रेस ने इसको लेकर भी कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। और कांग्रेस क्या, बल्कि यूँ कहूँ कि तमाम विपक्षी दल, उनको एक मौका मिला है और अभी संसद का सत्र भी आ रहा। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब ये शब्द वहाँ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? चूँकि हम अम्बेडकर जी की राय भी जानते हैं, उसमें नेहरू जी भी शायद इसके समर्थक नहीं थे, लेकिन
अब मौजूदा परिप्रेक्ष्य में इस समय ये जो प्रश्न खड़े किए गए हैं आपातकाल के 50 वर्षों के बाद में, ये कहाँ तक आप जाते देख रहे हैं? आपको लगता है कि लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा इस बार? एक आयोजन अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में था जिसमें मुख्य उद्बोधन संघ के सरकार्यवाह दत्ताजी होसबोले का था, और अपने भाषण में उन्होंने सहज ही ये कहा कि जो इमरजेंसी के दौरान संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ उसमें बहुत बातें हैं, लेकिन यहाँ तक कि प्रस्तावना में भी छेड़छाड़ की गई। उन्होंने एक तथ्य बताया और फिर कहा कि इस पर देश को, समाज को, बुद्धिजीवियों को, संविधान के विशेषज्ञों को, संसद को विचार करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हटाना चाहिए। ये बात जो लोग जोड़ रहे हैं वो तो उनकी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं। दत्ता जी ने जो बात उठाई वो जनमानस में एक बहुत गहरे बैठी हुई पीड़ा है जिसको उन्होंने अभिव्यक्त किया। इसका एक इतिहास है। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी को सलाह दी जा रही थी कि क्यों ना हम राष्ट्रपति शासन में पर राष्ट्रपति प्रणाली पर शिफ्ट हो जाए। स्वर्ण सिंह कमेटी बनी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने एक सिफारिश की। उस सिफारिश के आधार पर संविधान में ये संशोधन किए गए। इंदिरा गांधी जानती थी कि अंततः चुनाव में जाना है और चुनाव में जाना एक राजनीतिक कर्म है। उसके लिए जो तैयारी की जानी चाहिए उसमें देश को इमरजेंसी लगाने का तो बचाव नहीं कर सकती थी, लेकिन देश को भटका सकती थी। तो भटकाने के लिए प्रियम्बुल में भी 2 शब्द जोड़ दिए गए। अब ये जो शब्द जोड़े गए हैं, इस शब्द के बारे में 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में बड़ी बहस हुई है और उस बहस में जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं है। उस बहस में जो लोग भी शामिल हैं और जो तर्क दे रहे हैं कि ये शब्द रहना चाहिए, उन सब का समापन करने के बाद, सुनने के बाद, उनके तर्क सुनने के बाद जो प्रस्ताव था प्रस्तावना का, प्रियम्बुल का, वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। तो आप जानते हैं कि जो प्रस्ताव रखता है उसी को अधिकार है कि वो स्वीकार करे या अस्वीकार करे। और अगर अस्वीकार करता है और कोई वोट के लिए मांग करता है तो वोट भी होता है। अंबेडकर ने सुनने के बाद अस्वीकार कर दिया और बाकायदे उन्होंने बताया कि मैं क्यों अस्वीकार कर रहा हूँ। उसमें उनका एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है जो दत्ता जी के कथन को पुष्ट करता है। विचार करना चाहिए इस धारणा को, वो डॉक्टर अंबेडकर का कथन आधार देता है। डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कहा कि हम भारत के लोगों के लिए संविधान बना रहे हैं, हम किसी राजनीतिक विचारधारा का संविधान नहीं बना रहे। यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये दोनों एक राजनीतिक विचारधारा के सिंबॉलिक शब्द हैं। जो प्रस्तावना के शब्द हैं उनमें ये सब आ जाता है। वे शब्द अपने अर्थ में और अभिप्राय में, अर्थ और अभिप्राय का फर्क है। अर्थ सीधा होता है, अभिप्राय को समझना पड़ता है। प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं वे अर्थ में भी हैं उनके और उनके अभिप्राय भी हैं।
डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि उसके अभिप्राय को समझेंगे अगर आप, तो उसमें ये सब आ जाता है। ये सब तो छोटी बात है। अब 1927 में जवाहरलाल नेहरू मॉस्को गए। कम्युनिस्ट पार्टी या मॉस्को की व्यवस्था से वो प्रभावित हुए। समाजवाद भी उसमें से एक रहा होगा। वो जवाहरलाल नेहरू चुप हैं। तो मैं ये कहूँगा कि संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, उद्देशिका में जो ये शब्द जोड़े गए हैं, वे शब्द दरअसल इंदिरा गांधी की राजनीति के मुहर्रे थे। और होना ये चाहिए था कि जब वो जनता पार्टी आई तो एक छोटे से रिजोल्यूशन से वो ये कह सकती थी कि इमरजेंसी से पहले जो संविधान था उसको हम बहाल करते हैं और इन सब को निकालते हैं। लेकिन जनता पार्टी, हम लोग जानते हैं कि वो बहुत बटी हुई, अंदर से तमाम कतरे थे उसके, अंदर से बहुत ही बटी हुई पार्टी थी। न उसकी एक विचारधारा थी, न उसका एक रास्ता था, न उसका कोई एक नेता था। ऐसी पार्टी ने केवल तानाशाही वाले जो लक्षण थे उसको दूर किया, बाकी को जस का तस रहने दिया। इसलिए आज की संसद का, आज की सरकार का भी मैं कहूँगा, ये दायित्व है कि इमरजेंसी को जब हमने मान लिया है कि संविधान की हत्या का दिवस है, तो संविधान की हत्या संविधान के शब्दों में जहाँ जहाँ हुई है उन सब को बाकायदे हटाया जाना चाहिए। उसमें प्रस्तावना भी शामिल है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दुनिया में 200 संविधान हैं। नानी पालकी वाला नहीं, अभी जो जिनकी डेथ, नहीं, ये जिनका अभी निधन हुआ है, उनके रोहिंग्टन नरीमन। तो उसी तरह से जो नरीमन है, रोहिंग्टन के पिताजी, उनकी एक किताब आई है, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है और मैं उसी आधार पर कह रहा हूँ कि उन्होंने लिखा है कि दुनिया में 200 संविधान हैं। 200 संविधानों की कोई छानबीन करे तो पाएगा कि किसी भी संविधान की प्रस्तावना में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा है, लेकिन कई विद्वान लोग कहते हैं कि नहीं, वो मुकुट है। जैसे मान लीजिए कि एक अमेरिकन सज्जन हैं ऑस्टिन, तो ऑस्टिन को हमारे यहाँ हमारे संविधान का बहुत विशेषज्ञ माना जाता है। ऑस्टिन ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान, भारतीय संविधान का मुकुट। अब ऑस्टिन को मालूम नहीं है कि मुकुट और सिर में फर्क होता है। सिर के ऊपर मुकुट रखा जाता है। मैं ये कहूँगा कि ऑस्टिन जीवित होते तो वो सुधार करते और कहते कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान रूपी शरीर का चेहरा है, उसमें सिर भी शामिल है, उसमें आँख भी शामिल है, मुंह भी शामिल है, कान भी शामिल है। इंदिरा गांधी ने संविधान के चेहरे को बिगाड़ा, प्लास्टिक सर्जरी नहीं की, चेहरे को बिगाड़ा है इन शब्दों को डाल करके। और ये तथ्य है, दत्ता जी ने केवल 2 शब्दों का उल्लेख किया, जोड़े गए थे 3 शब्द।
संविधान के मूल प्रस्तावना में 82 शब्द हैं, संशोधित होने के बाद 85 हैं। तो अखंडता जो शब्द है, इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, ये शब्द भी जोड़ा गया है। इस पर शायद किसी को आपत्ति नहीं है, परंतु समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता पर आपत्ति है, क्योंकि ये राजनीतिक शब्द है। और संविधान में इन दो शब्दों को शामिल कर देने से भारत के नागरिक को आप तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। उसकी अपना जो विचार है, अपनी जो अवधारणाएं हैं, उसको आप मजबूर कर रहे हैं कि आप चीन और रूस के शैली पर शासन में रहें और आप समाजवादी बने। हम समाजवादी नहीं हैं, तो हमारी जगह क्या जेल में है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए, और इसलिए इस पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसको हटा दे। ठीक है। आपको लगता है कि जैसे कई साहसिक कार्य हुए हैं, 370-35 से हटी और तमाम पुराने कानून रद्द किए गए, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ये जोड़ी ये कर पाने में सक्षम है, खासतौर से 2024 के चुनाव के बाद? ये नेतृत्व जो आज है भारत सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, वो सक्षम है। हाँ, कब उनको करना है, कब करना चाहते हैं, ये अलग विषय है। उसका कौन सा समय होगा, क्योंकि उस पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई उसको हटाने में अड़चन नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, जो मैंने पहले भी कहा है, कि एक लाइन का रेजोल्यूशन पर्याप्त है कि इमरजेंसी के दौरान जो भी संशोधन किए गए हैं वे असंवैधानिक, संविधान की प्रक्रियाओं का पालन उसमें नहीं किया गया। लिहाजा संविधान, अगर कुछ उसमें से ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसे मान लीजिए कर्तव्य जोड़ा गया है इमरजेंसी के दौरान है, तो जो चीज़ें आपको लगता है कि उसको रिटेन करना है, उसको एक अलग नए संविधान संशोधन से शामिल किया जा सकता है। परंतु इमरजेंसी लगा करके और जो संविधान में संशोधन किया गया है वो तो संविधान की हत्या है, और अगर संविधान की हत्या है, संविधान को फांसी पर चढ़ाया गया है, तो भारत की जनता को श्रेय है कि उसने संविधान को भी, लोकतंत्र को भी फांसी के फंदे से उतार करके पुनर्जीवित किया 1977 में। कम लोगों को याद है या कम लोग इस बात को गौर करते हैं कि इंदिरा गांधी ने जिस तरह से फखरुद्दीन अली अहमद के साथ धोखाधड़ी की थी, उसी तरह से इंदिरा गांधी ने चुपचाप भारत की जनता को भी भ्रम में रखने की कोशिश की, क्योंकि 18 जनवरी 1977 को जब इंदिरा गांधी ने रेडियो पर ये घोषणा की कि चुनाव कराए जाएंगे, तो उन्होंने ये घोषणा नहीं की कि मैं इमरजेंसी हटा रही हूँ। इसका क्या मतलब है? जो मैं समझता हूँ वो यह है कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि इमरजेंसी का भय बना रहे, और उस भय के वातावरण में विपक्ष को कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, कोई मदद नहीं करेगा, उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, तो चुनाव जीत जाएंगे। और इसका मैं भी साक्षी हूँ, क्योंकि क्योंकि इमरजेंसी में 16 महीने बाद मैं जेल से बाहर आ गया था। आप किस जेल में थे भाई साहब? मैं 30 जून 1975 को बनारस आया। 25 जून को मेरी कानपुर देहात में सभा थी।
उन दिनों जो छात्र आंदोलन की सभाएं वभाएं होती थी उसमें हमको जहाँ बुलाया जाता था मैं जाता था। कानपुर देहात में सभा थी, रात को मैं वहीं रुका था। 26 जून की 10-11 बजे मुझे कानपुर से कोई आया, कहा कि इमरजेंसी की घोषणा हो गई है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे आप कानपुर स्टेशन पहुंचा दीजिए। उन्होंने पहुंचाया। ट्रेन पकड़कर मैं पटना गया। पटना में उन दिनों गोविंद जी थे और एक जेपी के सहयोगी थे त्रिपुरारी शरण। इन दोनों से मैं मिला। मैं जानता था कि ये कहाँ छिपे होंगे, तो इनसे मिला मैं जाकर। इन दोनों ने मुझे कहा कि आप तत्काल यहाँ से निकलिए, यानी आप निकल जाइए क्योंकि आप तुरंत गिरफ्तार हो सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितना बचा रहा जा सके उतना ठीक है, और जब सत्याग्रह वगैरह होगा तो देखा जाएगा। तो मैं बनारस आ गया और बनारस 30 जून की शाम को मैं पहुंचा। एक हमारे मित्र हैं, उनके घर हमने सामान रखा और जहां मैं अंडरग्राउंड रहना चाहता था वहां के लिए निकला। तो मैदागिन पर से मैं सड़क पार करके कंपनी बाग से होते हुए विशेषरगंज हो करके और आजघाट जाना चाहता था, लेकिन बगीचे में ही मुझे 100-150 पुलिस ने घेर लिया। कोतवाली सामने है। सुधाकर पांडे के लोगों ने हमारी गिरफ्तारी करवाई। तो मैं चौका घाट जेल में था, फिर उसके बाद शिवपुर जेल गया। DIR में मैं इसलिए वहाँ था इमरजेंसी में। मीसा में मैं इमरजेंसी से पहले था। 9 अप्रैल 1974 से लेकर के नवंबर 74 तक सुप्रीम कोर्ट से मैं छूटा था। तो DIR में हम इसलिए गए क्योंकि कोतवाल हमारे सहपाठी के बड़े भाई थे। उनका बस चलता तो हमको गिरफ्तारी नहीं होने देते, लेकिन कलेक्टर कमलापति त्रिपाठी, सुधाकर पांडे सबका दबाव था। तो कागज तो उनको बनाना था, तो उन्होंने DIR में हमको डाला। और DIR में जब हमारी 16 महीने बाद जमानत हो गई तो मैं बाहर आ गया। मीसा का कागज पहुंचा होगा, उससे पहले हम कोई लोगों ने निकाल लिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि उन नवंबर के पहले हफ्ते से लेकर के और 18 जनवरी तक का भी हमारा अंडरग्राउंड वर्किंग का भी अनुभव है। मैं दिल्ली भी आया था उन दिनों, क्योंकि एक दिल्ली में बड़े लोगों की मीटिंग थी। भानु प्रताप शुक्ल उसमें थे। उन दिनों विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे। अशोक सिंघल जी उसमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में अंडरग्राउंड वर्किंग में थे। तो हम लोगों की एक मीटिंग थी, उसके लिए हम आए थे दिसंबर के अंत में। यहाँ हमने चौधरी चरण सिंह से भी भेंट की। त्यागी जी ने हमारी भेंट कराई थी चौधरी साहब से। वो तो अलग एक कहानी है। जो भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उन्हीं दिनों में जब चुनाव की घोषणा हुई तो मैंने ख़ास तौर पर राजनारायण जी के घर गया, बनारस में जो उनका घर है। उनके छोटे भाई से कहा कि आप जेल जाइए और राजनारायण जी से कहिए कि पूछिए कि चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, उसकी तैयारी हम लोग करें। तो रायबरेली वाली भूमिका आप लोगों ने बांधी थी वहाँ से? नहीं, रायबरेली तो 71 में भी वो लड़े थे, लेकिन 77 की बात मैं कर रहा हूँ। तो उनके छोटे भाई गए और लौट करके आए तो उन्होंने कहा कि कह रहे थे कि राम बहादुर से कहो कि वो पादरी जो है बड़ा नेता है या वाजपेयी बड़े नेता हैं, वही लड़े, मैं तो नहीं लड़ूंगा वहाँ से। यही ठीक, यही ऐसी ही बातें मैं सुंदर सिंह भंडारी से मिला था उन दिनों। बहुत लोगों से मिला, लेकिन भंडारी जी से मिलना और भंडारी जी से जो मेरी बात हुई वो आज भी मुझे याद है। भंडारी जी ने मुझे कहा कि चुनाव तो घोषित हो गया है, परंतु ये बताओ कार्यकर्ता कहाँ से मिलेंगे, पैसा कहाँ से आएगा।
उम्मीदवार तो हम खोज भी लेंगे। वो जो दहशत का वातावरण था वो बना हुआ था। इसलिए चुनाव इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में ये सोच करके कराया था कि लोग विपक्ष हारेगा। ये एक अलग कहानी है, कभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी को आरएसएस के हॉरिजॉन्टल नेटवर्किंग ने घेर लिया था और उनको चुनाव कराने के लिए मजबूर कर दिया था। वो एक अलग अध्याय है। लेकिन जो अनुभव मेरा है वही अनुभव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी है। 2018 में हेमवती नंदन बहुगुणा पर उन्होंने एक डाक टिकट जारी किया और डाक टिकट जारी करते समय उनका भाषण है जो छपा भी है। वो भाषण है कि उस समय चुनाव की घोषणा के बाद मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई कि बड़ौदा जाकर मैं जॉर्ज फर्नांडिस से बात करूं और उनको चुनाव लड़ने के लिए तैयार करूं और कहां से लड़ेंगे ये पता करूं। मोदी जी गए उनके पास और उस भाषण में उन्होंने कहा कि मैंने जब जॉर्ज से बात की तो जॉर्ज ने कहा कि मैं तो चुनाव बहिष्कार के पक्ष में हूँ। ये तो ईश्वर का वरदान कहिए या भारत की जनता की जो लोकतांत्रिकता है वो कहिए, उसका पुण्य था कि 2 फरवरी को जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, नंदिनी सतपथी, KR गणेश कांग्रेस से बाहर आ गए। और मुझे याद है हम लोग उस समय यानी जब 3 फरवरी को जब हम लोग लखनऊ में मोती 77 की बात है, 3 फरवरी 1977 की वो घटना मुझे याद है। हम लोग मोती महल में चंद्रभान गुप्त के यहाँ थे और चंद्रभान गुप्त से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि ये चुनाव में क्या क्या किया जाना चाहिए। अचानक ये 2-2:30 बजे की बात होगी, अचानक CB गुप्ता के पास एक आदमी आया, उसने उनको अलग बुलाया, कुछ बात बताई और फिर वो बड़े प्रसन्न होकर के आए और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने चुनाव जीत लिया और कहा कि किसी को आदेश दिया मिठाई उठाई मंगाने की, बड़ा जश्न मनाया गया। और उन्होंने कहा कि ये बहुगुणा बाबू, जगजीवन राम वगैरह सब कांग्रेस से बाहर आ गए हैं और चिंता मत करो, अब हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो सब चूँकि अब हम इस पर भी बात करें, संविधान की जो पूरी कहानी है वो आपकी किताब से हमारे जैसे तमाम लोगों ने अब हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन बस उस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ बस मौजूदा समय में कुछ सवाल बस छोटे छोटे कि नरेंद्र मोदी, आपने बताया कि कैसे जो है मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का युग और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का युग, पार्टी के लिहाज से अगर मैं देखूं, चूँकि सत्ता में पहले ये जोड़ी लाई फिर दूसरी ये जोड़ी लेकर आई, ये माना जाता है। तो दोनों युगों को आप कैसे देखते हैं? संक्षेप में, कभी विस्तार में फिर चर्चा करेंगे हम लोग। वाजपेयी जी और आडवाणी जी का जो दौर था जी, उसमें वैचारिक विभ्रम बहुत था। एक स्टेज के बाद उसको आडवाणी जी को श्रेय है, उन्होंने उसे दूर किया। वाजपेयी जी वैचारिक स्तर पर प्रयोग करते थे और आपको याद होगा कि उन्होंने गांधीयन समाजवाद की भी बात की थी। गांधीयन समाजवाद का बड़ा कोई उसको समझ नहीं पाया और वाजपेयी जी भी कोई उस बारे में गंभीर नहीं थे। इस समय का जो दौर है और वाजपेयी जी और आडवाणी जी दोनों उस दौर की जो कांग्रेस का वर्चस्व था, उस वर्चस्व के बंधन में वो थे। वो बंधन कई तरह का था, कुछ व्यक्तित्व का बंधन था, कुछ विचार का बंधन था और
एक उसमें कह सकते हैं कि किस रास्ते से हम आगे बढ़ें इसके बारे में भी कुछ भ्रम था। 2004 से 2013-14 के बीच में दरअसल कांग्रेस ने जो रास्ता चुना वो रास्ता वास्तव में ये बदले की कार्रवाई का रास्ता था। इंदिरा गांधी ने जिस तरह से इमरजेंसी में अत्याचार करवाए, उसी तरह से 2004 से 13 के बीच में सोनिया गांधी की राजनीति ने माओवादियों के प्रभाव में, माओवादी चिंतकों के प्रभाव में, प्रोफेसर्स के प्रभाव में एक रणनीति बना करके और उन्होंने भारत की मूल विचारधारा पर हमला किया। तो एक वातावरण भी दूसरा बना और उस वातावरण में ये प्रश्न था कि कौन है जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर सकेगा। तो 2012-13 में ये सवाल खड़ा होने लगा था। उस समय संकट भी था, भाजपा के सामने भी था, भाजपा आरएसएस के सामने भी था और व्यापक हिंदू समाज के सामने भी था। कहना चाहिए कि पूरे भारतीयता पर संकट था और उस समय लोग इस खोज रहे थे कि ऐसा कोई नेता हो जो दरअसल इस संकट से हमको उबारे। तो लोगों की निगाह नरेंद्र मोदी पर गई और मैं इस बात को कई बार कहता हूँ और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी ये समझ है कि बीजेपी और आरएसएस में वाजपेयी और आडवाणी दौर का प्रभाव तब बना हुआ था। इसलिए उस प्रभाव की दुविधा ये थी कि नरेंद्र मोदी को चुने या न चुने। भारत की जनता ने ये दबाव बनाया बीजेपी के नेतृत्व पर, आरएसएस के नेतृत्व पर कि एकमात्र व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है और ये सारी जो तानाशाही ताकतें हैं, परकीय विचारधाराओं वाली ताकतें हैं, माओवादी ताकतें हैं, उनको पराजित किया जा सकता है और राष्ट्रीयता, भारतीयता और सांस्कृतिक नवोत्थान का एक लोकतांत्रिक युग शुरू हो सकता है। और ये निर्णय अंततः बीजेपी को और संघ को जनता के दबाव में करना पड़ा और ये जनता के दबाव में कई बार ऐसे निर्णय हुए हैं। आप जानते हैं कि भारत के बड़े मैदानों ने तय किया है कि भारत का नेतृत्व कौन करेगा। नरेंद्र मोदी जब देश के किसी भी मैदान पर उस समय जाते थे, बोलते थे, तो जो भीड़ उमड़ती थी और आज भी जो उमड़ती है वो इस बात का प्रमाण है कि इस नेतृत्व को भारत की जनता का समर्थन प्राप्त है। उस दौर में जब अमित शाह जी जनरल सेक्रेटरी बने और उत्तर प्रदेश उनके जिम्मे आया, तो कांग्रेस ने भी गुजरात से ही एक सज्जन को, जो बड़े कुशल संगठक माने जाते थे, उनको भी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया और कांग्रेस को बहुत उम्मीदें रही होगी, परंतु किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ 73 सीटें जीतेगी, 80 में 73 सीटें जीतेगी और जीती। ये क्यों जीती? इसलिए जीती क्योंकि अमित शाह जी और दूसरे नेताओं में फर्क। दूसरे नेता सलाहकारों से चलते हैं, फील्ड के सर्वे वगैरह से चलते हैं। अमित शाह अपनी समझ से चलते हैं
अपनी सूझबूझ से चलते हैं और उनको समाज का ये ज्ञान है, उसके लिए वो पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के दौरान जब वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे तो मुझे दो एक बातें मालूम है। जब उन्होंने, कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसका गजेटियर न पढ़ लिया हो। अच्छा, मतलब जितने जिन्हें सबके गजेटियर पढ़े हुए उन्होंने। और दो तरह के गजेटियर होते हैं। एक गजेटियर होता है जो पब्लिक के लिए उपलब्ध है, और एक गजेटियर होता है जो कलेक्टर के पास रहता है। अच्छा, दोनों लिए उन्होंने। दोनों गजेटियर को का खूब गहराई से स्वयं उन्होंने अध्ययन किया था, जिससे उस जिले की को समग्रता से उन्होंने समझा, समाज को समझा, संस्कृति को समझा, राजनीतिक परंपराओं को समझा, जातियों के समीकरण को समझा, और फिर निर्ममता से निर्णय भी किए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इतिहास रहा है कि ऊपर के चंद नेता सीटों का आपस में बंटवारा कर लेते थे। पहली बार अमित शाह ने 2014 के चुनाव में किसी बड़े नेता की नहीं सुना। मुझे मालूम है एक बड़े नेता ने मोदी जी को, जब तो वो मुख्यमंत्री थे, उनको फ़ोन करके कहा कि अमित शाह मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो मोदी जी ने उनसे कहा कि अमित शाह मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। अमित शाह जो निर्णय कर रहे हैं उसको मानिए, जा कर के पर्चा दाखिल करिए। तो और उसके बाद जो एक शुरुआत हुई वो उसमें निरंतरता है। और मुझे ये लगता है कि ये इस नेतृत्व पर देश का भरोसा बढ़ा है। अच्छा, वैसे अभी अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी में, बस इससे जुड़ा हुआ ये चूंकि कि अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके की चीजें चल रही, कभी संघ कभी भाजपा, चूंकि कवर भी किया, तो इसको कैसे देख रहे हैं? पूरा अध्यक्ष के बारे में निर्णय हो गया है। हो गया है। अध्यक्ष के बारे में निर्णय हो गया है। दो नाम हैं, दोनों में से कोई एक जल्दी ही आपको उसकी घोषणा हो जाएगी। नामों के बारे में कुछ बोलेंगे आप? तो जो मेरी जानकारी है, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नाम पर करीब करीब बातचीत तय हो गई है। दोनों में कौन होता है देखने की बात। चलिए, अच्छा, वैसे बस अब आखिरी में रैपिड फायर क्वेश्चन है, बस 5 सवाल पूछूंगा इसमें अब, क्योंकि लंबा समय हो गया, बहुत कुछ मेरे पास पूछने को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अब नहीं। वैचारिक तौर पर सबसे ज़्यादा खतरनाक विचारधारा आपको कौन सी लगती है? अगर मैं कहूँ विचारधारा कोई खतरनाक है तो भारत की जो के बारे में नासमझी जो है सबसे खतरनाक विचारधारा है, और वो पश्चिम की नकल में माओवाद, समाजवाद आदि आदि जो विचारधाराएं हमारे देश में लंबे समय से चलती रही हैं, वही है जिसके बारे में हमारे महापुरुषों ने समय समय पर कहा भी कि भाई आप भारत को समझो। जैसे मुझे याद है अरविंदो के पास 1920 में जब तिलक चले गए तो अरविंदो के पास बहुत लोग गए ये कहने के लिए कि आप आइए और कांग्रेस का या नेतृत्व करिए। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं आऊँगा, मेरा पथ तो निर्धारित हो चुका है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस को कहिए कि पश्चिम के फुटपाथों पर अपनी तकदीर बंधक न रखे। भारत सबसे खतरनाक विचारधारा अगर आप कहें तो पश्चिम की नकल से जो यहाँ सो कॉल्ड विचारधाराएं पैदा हुई हैं और उसका भ्रमजाल पैदा हुआ है, वो भारत के लिए अहितकर है। और ये जवाहरलाल नेहरू से शुरू करके राहुल गांधी तक वो सिलसिला चला रहा। राहुल गांधी की आपने चर्चा की, राहुल, आपने इंदिरा जी का भी दौर देखा, आपने राजीव गांधी का भी दौर देखा, तमाम चंद्रशेखर, वीपी सिंह, सबको देखा, लेकिन अभी राहुल गांधी, चूंकि मैं सिर्फ गांधी परिवार की बात करूं, तो कैसे आप देख रहे हैं मौजूदा समय में? राहुल गांधी 10 साल तक
एक प्रोफेसर की सलाह पर अपनी राजनीति चला रहे थे जब सत्ता में थे। जब सत्ता में थे। और वो सलाह ये थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा यानी दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वे कांग्रेस की दुश्मन हैं, इसलिए उनको समाप्त करिए। तो आपने देखा होगा कि 2004 से 2014 तक राहुल गांधी ने उन सभी को समाप्त करने की कोशिश की, नहीं कर सके तो अब उनके अधीन काम कर रहे हैं। उससे अभी भी कुछ लोगों से घिरे तो हुए हैं वो। नहीं, उस समय उन्होंने लालू को समाप्त करने की कोशिश की, अखिलेश यादव को समाप्त करने की कोशिश की, उन्होंने करुणानिधि को समाप्त करने की कोशिश की, उन्होंने क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की कोशिश की, खुद अपनी पार्टी के वो YSR के बेटे को समाप्त करने की कोशिश की, शरद पवार को बाहर किया। आप जरा देख लें पूरे देश में, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में किया उन्होंने। उनको ये एक प्रोफेसर सलाह दे रही थी कहना चाहिए कि वो बीजेपी ने आपका वोट नहीं लिया है, इन दलों ने आपको इस दीनहीन अवस्था में पहुंचाया। मान लीजिए 10 साल आपने ये प्रयोग किया, अब ठीक उसके विपरीत वो प्रयोग कर रहे हैं। निष्कर्ष मेरा यह है कि राहुल गांधी अपनी समझ से काम नहीं कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने सलाहकारों से सलाह पर काम किया और इस समय भी वो सलाहकारों के ही चल रहे हैं, जो अंततः उनको कहीं पहुंचाएगा नहीं। और ये बात राहुल गांधी को अपने पिता से प्राप्त हुई है। राजीव गांधी जब अपने विवेक से काम करते थे तब उन्होंने अच्छे फैसले किए। जब उन्होंने सलाहकारों के अनुसार फैसले किए तो उसका अंतिम परिणाम हुआ कि उनकी हत्या हो गई। उनके सलाहकारों ने उनकी हत्या करवाई। कांग्रेस के 24 अकबर रोड में बैठे हुए लोगों ने उनकी भुवनेश्वर की यात्रा स्थगित करके और उनको श्री पेरुम्बदूर पहुंचा दिया, हत्यारों के बीच में पहुंचा दिया। उस समय के गवर्नर विषम नारायण सिंह ने प्रोटोकॉल तोड़कर राजीव गांधी को कहा था कि आप यहाँ मत आइए। उन्होंने अपने सलाहकारों की सलाह पर काम किया तो बोफर्स में फंस गए। हाँ, कुछ अच्छे सलाहकार उनको मिले तो कुछ उन्होंने अच्छे काम भी किए, परंतु ये सलाहकारों से राजनीति नहीं चलती। कम से कम भारत की राजनीति मात्र सलाहकारों से नहीं चल सकती। मतलब एक मूल समझ होनी चाहिए। अपने समाज की, भविष्य की, इतिहास की, जिनके आसपास आप हैं उन व्यक्तियों को पहचानने की समझ होनी चाहिए। वो समझ राहुल गांधी में नहीं है। और हम राहुल गांधी उन्हीं लोगों से घिरे हुए हैं, आज भी घिरे हुए हैं। आज वो पूरी तरह से 2024 के चुनाव में वो सोरस गैंग से घिरे हुए थे, आज वो माओवादियों से घिरे हुए हैं, शहरी माओवादियों से, जिनको अर्बन नक्सल कहते हैं प्रधानमंत्री। हाँ हाँ। आखिरी सवाल भाई साहब, क्योंकि समय बहुत होता जा रहा है, मेरे पास बहुत पूछने। 2025 में लगातार कहा जा रहा है कि एक घोषित इमरजेंसी है, आपातकाल है, और लगातार प्रधानमंत्री मोदी को ही इसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है। देखिए, ये बात 2014 से ही चलाई गई है और ये कौन चला रहा है? ये यहाँ नहीं चल रहा है। लंदन में बैठे हुए
2-3 पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने पर्चा लिखा है। वो पर्चा मेरे पास है, उसमें से एक पर्चा खेतान का है। कुछ लोग लंदन में बैठ करके, कुछ लोग वाशिंगटन में बैठ करके, हार्वर्ड में बैठ करके और यहाँ की डेमोक्रेसी को, यहाँ के शासन को, संविधान को परिभाषित कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये अघोषित इमरजेंसी है। अब अगर उसको देखें खूब ठीक से तो घोषित और अघोषित इमरजेंसी एक जुमला हो गया। और बताने की कोशिश ये हो रही है कि ये जो संविधान से निकली हुई संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, इसका अभिप्राय है। अब एक भी कोई उदाहरण इन 11 सालों में कोई नहीं दे सकता कि संविधान से निकली हुई संस्थाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमज़ोर किया। इसके विपरीत प्रणब मुखर्जी ने एक प्रमाण पत्र दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में, और उन्होंने कहा है कि मैंने कांग्रेस के इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक को देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पद्धति है, संविधान में निर्धारित जो तरीका है, उस तरीके पर अक्षरशः जो व्यक्ति जिसका पालन करता है वो नरेंद्र मोदी। और इसलिए आप देखेंगे तो जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, जिस ज्ञानी जैल सिंह ने हर संवैधानिक परंपरा को तोड़ करके राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था, तो एक रागात्मक संबंध होना चाहिए दोनों के बीच में। वो कुछ महीने बाद टूट गया था। और मुझे मालूम है क्योंकि ज्ञानी जी से हमारा मिलना जुलना भी था। ज्ञानी जी तो राजीव गांधी को बर्खास्त कर देते अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह तैयार होते शपथ लेने के लिए। तो ये जो आरोप है कुछ लोगों के दिमागी फितूर है। ये दरअसल संविधान को इसके विपरीत मैं कहूँगा। और हमने ये जो एक छोटी सी किताब बनाई, 2 किताबें हमने बनाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संविधान से संबंधित जो भाषण हैं, उन भाषणों को संग्रह करके हमने एक किताब बनाई है और उसका शीर्षक दिया है नए भारत का सामवेद। दूसरी किताब बनाई है संस्कृति का 5वां अध्याय, और दोनों किताबों का पूर्वकथन मैंने लिखा है। पूर्वकथन लिखने के लिए हमने अपना अध्ययन भी किया, और मैंने ये पाया कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी शामिल है, देश का हर प्रधानमंत्री जो मोदी जी से पहले हुआ है, उसे हर प्रधानमंत्री को इस संविधान से जो उस समय उनके पास संविधान था, उस संविधान से हर किसी को कोई ना कोई शिकायत थी। जवाहरलाल नेहरू को तो इतनी शिकायत थी कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव का इंतजार ही नहीं किया और संविधान में संशोधन करवाया, मौलिक अधिकारों में कटौती करवाई। वो 1951 का संविधान संशोधन है। जवाहरलाल नेहरू ही हैं जिन्होंने कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाया उस पहले संविधान संशोधन से। यानी जवाहरलाल नेहरू को भी शिकायत थी, जबकि वो संविधान निर्माताओं में से एक हैं।
उसके बाद के हर प्रधानमंत्री को संविधान से शिकायत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले हैं और सबसे अलग हैं और श्रेष्ठ हैं इस अर्थ में कि उनको इस संविधान से कोई शिकायत नहीं। इस संविधान को 100% जो प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहा है उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और इसीलिए नवंबर में इसीलिए वो 2015 में जब उन्होंने अंबेडकर के स्मारक का उद्घाटन शिलान्यास किया मुंबई में, तो घोषित किया वहाँ कि हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे। फिर बाद में उसकी कैबिनेट की बैठक हुई, निर्णय लिया गया, अधिसूचना जारी हुई और अब ये संविधान उस घोषणा मात्र से मैं संविधान का विद्यार्थी रहा हूँ और आज भी हूँ। और मैंने स्वयं भी जब इमरजेंसी से पहले ही जब मिसा में बंदी था तो संविधान के बारे में एक हमारे मन में कुछ कौतूहल पैदा हुआ। तो संविधान को तब से मैं समझ रहा हूँ और हम लोगों ने 20 साल तक मैंने स्वयं भी संविधान को जानो अभियान चलाया। देश भर में ऐसे जो बहुत लोग हैं जो संविधान के बारे में अवेयरनेस को ज़रूरी समझते थे, उसमें सुभाष कश्यप भी हैं। हम सब लोगों ने अभियान चलाया। पहली बार एक प्रधानमंत्री संविधान दिवस मनाने से की घोषणा कर देने से पूरे देश में, स्कूल कॉलेज में और जगहों पर भी अब संविधान की एक नई चेतना पैदा हुई है। उस प्रधानमंत्री पर कोई अगर ये इल्ज़ाम लगाता है, आरोप लगाता है कि संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं, तो ईश्वर उन पर मेहरबानी करे, बस यही कहूँगा मैं। ठीक, चलिए देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि मेरे 10% सवाल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन मैं जानता हूँ कि कहीं तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मेरी बस एक आपसे इल्तिजा है, आग्रह है कि एक बार मैं फिर इस वादे के साथ उठ रहा हूँ कि श्री राम बहादुर राय जी एक बार फिर से मेरे साथ होंगे। उनसे जो सवाल पूछने हो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो सवाल ज़रूर भेजें, मेल पर भी वो सवाल भेजें, तो अगली बार उन सवालों को लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप हमारे साथ जुड़े और इतनी समग्रता से इन सारी विषयों को आपने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।